हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ही करीब हो चुका है। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 पर हमें बातचीत करनी है और पार्ट 2 का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यानी कि पार्ट 2 जो हमारी बुक है वो ऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन है। और वैसे भी ऑर्गेनिक आपको कहीं ना कहीं ज्यादा उलझा रही होगी, जबकि ऑर्गेनिक बाकी के रिस्पेक्ट में सरल है, लेकिन हमें कैटलिस्ट, कन्वर्जन, नेमिंग रिएक्शन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमें उलझना पड़ता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत परेशान होने की जरूरत है। हम आ चुके हैं एनसीईआरटी कंठस्थ सीरीज के साथ और आपको बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है, वो कौन कौन सी लाइन है, वो कौन कौन सा टर्म है जो एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछ सकती है आपके एग्जाम में। तो एक शॉर्ट रिवीजन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टॉपिक में कहां से कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबली आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी चीजों पर हम बातचीत करेंगे और सब अच्छा होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम भले ही करीब है लेकिन सब अच्छा होगा, आप घबराइए नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। हम चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और इस चैप्टर में हमें क्या करना है उस पर बात करते हैं। हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ना है। तो बेटा तो जरा देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो हमें इस पर डिस्कस करना है वो क्या है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कॉन्सेप्ट लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6 है। इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो चैप्टर 6 है वही हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि जो पार्ट 2 बुक हमारी चल रही है उसका पहला चैप्टर और ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर 6 ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है। अब इस चैप्टर में कहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा और एनसीईआरटी में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें फोकस करना है और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देते हैं और एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन बन सकता है कहां से, उस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जनरली जानते हैं कि अगर हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन मतलब आर एक्स और हेलो एरीन की बात करें तो ए आर एक्स। आर एक्स और ए आर एक्स यानी कि जब एल्किल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ जाता है तो हेलो एल्केन कहलाता है और अगर एरिल ग्रुप के साथ हेलोजन जुड़ जाता है तो हेलो एरीन कहलाता है। एरिल के साथ हेलोजन का मतलब अगर रिंग के साथ हेलोजन जुड़ जाए तो हेलो एरीन कहलाता है। और आपको पता है कि जब हम आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते थे तो हेलोजन का प्रीफिक्स हेलो होता था और जब भी नेमिंग करते थे तो हेलो पहले लिखा जाता था। इसी पर बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, हेलोजन लगाते हैं और हेलोजन लगाते हैं तो वह हमारा क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। और अगर हम एरीन की बात करेंगे वहां भी यही बात। अब हम क्लासिफिकेशन का टर्म पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन जो भी हमने पढ़ा उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये बेहद सी जरूरी बात तो नहीं है लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर। हेलोजन एटम कितने हैं उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो ये जो आपको दिया गया कि अगर एक हेलोजन है, दो हेलोजन है, तीन हेलोजन है, ऐसा कहीं पर हो तो ये मोनो हेलो एल्केन है, ये डाई हेलो एल्केन है, ये ट्राई हेलो एल्केन है। सेम टू सेम एक हेलोजन हो, एक अगर हेलोजन आपका रिंग से जुड़ा है तो मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन, यानी कि मोनो डाई ट्राई लिख करके हम नंबर ऑफ हेलोजन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बताया गया कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड, यानी कि जो इसमें अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्फा का मतलब जिससे हेलोजन कनेक्टेड है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऐसी सिचुएशन में कितने तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की बात करते हैं। अगर हम हेलो एल्केन की बात करते हैं यानी आर एक्स की, तो बेटा आपको पता है कि ये जो कार्बन है, अगर हमारा कार्बन एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है ये आर, तो उसे हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यानी जो अल्फा कार्बन है, अल्फा किसे कहते हैं, हेलोजन जिससे कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन अगर हमारा आर, आर मतलब एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी कार्बन हो गया। ये प्राइमरी किसके लिए लिखा गया, ये अल्फा कार्बन के लिए, ये सी के लिए लिखा गया। यानी कि जो अल्फा कार्बन है ये प्राइमरी है। इसमें जो अल्फा कार्बन है वो दो एल्किल ग्रुप से कनेक्टेड है इसलिए यहां पर सेकेंडरी यानी 2 डिग्री है। यहां पर ये 3 से कनेक्टेड है इसलिए ये टर्शियरी है। सर सवाल ये नहीं कि आर, आर डैश और आर डबल डैश का मतलब क्या है, ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, यहां पर भी ये डिफरेंट है। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं,
बी नंबर पे आते हैं एलाइलिक। अच्छा, एक छोटा सा सवाल फिर आया कि क्या यह सर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? जी हाँ, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 नंबर आप सिग्मा काउंट करते हैं तो सिग्मा कितने हो गए? 4, तो ये कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब सही है, गाड़ी ठीक चल रही। अब एलाइलिक हैलाइड्स की तरफ मूव करते हैं तो यहां पर क्या बताया गया? यहां पर कहा गया कि जो कार्बन हैलोजन से कनेक्टेड है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कहे हाँ, कहें उससे जुड़ने वाला, यानी जो अल्फा कार्बन जिससे कनेक्टेड होता है वो कौन सा होता है? बीटा कार्बन। इसका मतलब एलाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? जिसमें बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड है। तो ये देखिए, ये अल्फा हो गया, ये क्या है? बीटा है, क्योंकि अल्फा उसे कहेंगे जिससे हैलोजन कनेक्टेड है। हैलोजन से कनेक्टेड कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। तो बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड हो गया, जबकि अल्फा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहां पर 4 सिग्मा हो रहे हैं तो sp3 का केस है। सेम कहानी यहां पर भी, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। कहें कैसे? कहें ये कार्बन जो यहां पर है वो 1 2 3, यानी कि यहां पर और एक हाइड्रोजन, तो यानी कि ये 4 से कनेक्टेड है, तो यानी sp3 हो गया। लेकिन जो बीटा यहां पर दिया गया, बीटा कार्बन क्या है? डबली बॉन्डेड है, यानी कि अगर किसी केस में बीटा कार्बन डबली बॉन्डेड होगा तो उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये आपका सेकंड केस हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं तो बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार ये गलती कर सकते हैं कि हम रिंग से डायरेक्ट हैलोजन को जोड़ देते हैं और उसे बेंजाइलिक कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिंग से अगर डायरेक्ट हैलोजन को जोड़ोगे तो एरिल हैलाइड हो जाएगा। रिंग से जो कार्बन है, रिंग से हमने एक कार्बन कनेक्ट कराया, उस कार्बन से हैलोजन को अगर अटैच करते हैं तो बेंजाइलिक कहलाता है। इसका मतलब ये हैलोजन, यानी कि आपने टोल्यूइन के बारे में पढ़ा होगा, तो अगर हम उससे रिलेट कराएं तो शायद आप और अच्छा समझ सकते हैं कि टोल्यूइन के एक हैलोजन को हटाया गया तो ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन, ये देखिए, ये डबली बॉन्डेड हो गया। तो इसका मतलब हम इसमें डबली बॉन्डेड से कोई लेना देना नहीं। आप कहिए कि रिंग से जो कार्बन जुड़ा है अगर उस कार्बन से हैलोजन कनेक्टेड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये दो बातें हो गई। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2cx बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर है उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे कैसे क्लासिफाई करते हैं? एक विनाइलिक होता है, एक एराइल हैलाइड होता है। तो जरा समझिए विनाइलिक क्या होता है। हमने कहा कि ये जो कार्बन है, यानी जो अल्फा कार्बन है, अगर वो डबली बॉन्डेड है, अगर अल्फा कार्बन यानी जिससे हैलोजन कनेक्टेड है वह कार्बन स्वयं बेटा डबली बॉन्डेड हो जाए तो वह विनाइलिक कहलाएगा। ये देखिए, अल्फा कार्बन डबली बॉन्डेड, ये जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कैसा है? डबली बॉन्डेड, तो ये क्या है? विनाइलिक हैलाइड हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं एरिल हैलाइड। कहा यह गया कि इसमें भी तो अल्फा क्या है? डबली बॉन्डेड है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगा? वह हमारा एरिल हैलाइड होगा। अच्छा, इसमें और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो जरूर हो सकते हैं। ये रिंग नहीं, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डबल बॉन्ड है, लेकिन यह बेंजीन रिंग नहीं। अगर बेंजीन रिंग से हैलोजन कनेक्ट होगा तभी हम उसे एरिल हैलाइड के अंतर्गत पढ़ते हैं। आखिर सर एक बात बताइए, क्या क्लासिफिकेशन आएगा क्या? नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं आएगा कि विनाइलिक हैलाइड बताओ, एराइल हैलाइड बताओ। हाँ, एक चीज है कि इस क्लासिफिकेशन से एमसीक्यू आ सकता है, यानी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा विनाइलिक हैलाइड का करेक्ट एग्जांपल है, ठीक है, कौन सा एरिल हैलाइड कहलाएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से खूब जानदार तरीके का बन सकता है, जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, ऐसे करके आपको उसमें स्टार, डबल स्टार, डैश, ऐसा कुछ बना करके दे सकता है। दूसरे नंबर पे नॉमेनक्लेचर है। बहुत अच्छे तरीके से हम नेमिंग से भली बात परिचित हैं, क्योंकि क्लास 11th में हमने जीओसी, आईयूपीएसी, यानी जीओसी के अंतर्गत आईयूपीएसी को इतना जानदार तरीके से पढ़ा हुआ है कि हम अगर कोई भी नेमिंग आ जाए तो आसानी से कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। अगर आज की डेट में आपको आईपीएसी नहीं आती है तो ऑर्गेनिक से समझौता करना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ इस बुरे वक्त में कहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक नहीं आती है तो ये जानिए कि उसका रीजन है कि आईयूपीएसी में आपके प्रॉब्लम है, यानी क्लास 11th की लापरवाही क्लास 12th में नजर आ रही होगी। नॉमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग के पोर्शन में जाते हैं बेटा। तो नेमिंग हम कैसे करते हैं, जरा उस पर विचार कर लीजिए। अगर हमें किसी की भी नेमिंग करनी है, किसी का नॉमेनक्लेचर कहीं पर लिखना है, तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे हम नाम कैसे लिखते थे, हेलो एल्केन पढ़ा और हेलो एरीन पढ़ा। अगर कोई पूछता है कि एल्किल हैलाइड का आईपीएसी नेम क्या होगा, तो हेलो एल्केन होगा। एरिल हैलाइड का
हेलोएरीन हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि जो हेलोजन है, हेलोजन पहले लगेगा, उसके बाद लॉन्ग चेन लिखी जाएगी। तो हम सबसे पहले किसको लगाते हैं? हेलोजन को। हेलोजन के बाद हम चेन बनाते हैं, जो चेन हमें लिखनी होती है। तो हेलोजन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और हेलोजन पहले लिखेंगे। तो ये देखिए आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये चीज आपने पढ़ा था, कॉमन नेमिंग भी आपको मालूम है। इसमें नेमिंग में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, बस केवल एक बात ये करनी है कि एक जिम डाई हैलाइड होता है, एक विस डाई हैलाइड होता है, यानी एक जेमिनल होता है, एक विसिनल होता है। जब सेम कार्बन एटम पर दो हेलोजन लग जाए तो वो जेमिनल है, और अगर डिफरेंट के केस में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विसिनल कहते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। विसिनल को विस डाई हैलाइड कहते हैं और इसको जेम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, ये आपको आना चाहिए। आर्थो मेटापैरा की भी आपको जानकारी होगी, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हम छोड़ देते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बच्चा, उसका नेचर कैसा है उसके बारे में अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, जिसकी वजह से हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींच कर भागा है। इसकी वजह से हेलोजन अपने ऊपर पार्शियल निगेटिव लगाएगा, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा EN की वैल्यू 0 से ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जब डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर आसानी से पोलैरिटी आ ही जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे इसके बारे में कुछ बात करते हैं। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहली बात हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ये हमारे पास पहला टॉपिक है, फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं। 6 के 6 रिएक्शन बहुत जानदार है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन कन्वर्जन में आ जाएगा या तो फिर डायरेक्ट, तो ऐसा नहीं आएगा कि अल्कोहल से आप हेलो एल्केन बनाइए, लेकिन हाँ कन्वर्जन में क्वेश्चंस बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। ये अल्कोहल है, HCl के साथ ट्रीट, बहुत शॉर्ट ट्रिक, बहुत शॉर्ट में हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसको हम R को Cl के साथ RCl बन जाएगा, HOH मिलकर H2O बना लेगा, तो RCl बन गया, तो ये क्या है? हेलो एल्केन तो हो ही गया। ROH का NaBr और H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये Na+Br-, ये H+HSO4- में टूट जाएगा, यह HSO4 Na के साथ NaHSO4 बना लेगा और RBr हो जाएगा, और Na हमारा ये R जो है हमारा, ये किसके साथ चला जाएगा? इसके Br के साथ हो जाएगा, और ये Na हमारा HSO4 के साथ चला जाएगा, NaHSO4 बना लेगा। इसका जो H+ टूटेगा वह इसके OH के साथ H2O बना लेगा। तीसरी केस में आएंगे 3ROH + PX3। इसमें क्या करेंगे? 3 मोल ROH लिया और PX3, हमने कहा 3R+ और 3OH- में से तोड़ देंगे, 3X यहां से निकलकर 3R के साथ 3RX बनाएगा, और तीनों OH उसके साथ जाकर जुड़ जाएंगे, S3PO3 बनाएंगे। ROH का PCl5, तो अब आप PCl5 में एक Cl R के साथ चला गया तो RCl बना लिया। उसके बाद क्या हुआ? यहां से OH- बाहर निकल चुका है, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे तो O2- और H+ में ब्रेक हो जाएगा। यहां से H+ दूसरे Cl के साथ HCl बना लिया। अब जो O2- है वो डबल बॉन्ड के साथ P के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और 3 Cl लगा है तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? POCl3 बन जाएगा। अगली केस में ये रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हम X2 को अगर लेते हैं तो X और X में अगर वो ब्रेक होगा तो एक X इसके साथ होगा, एक अलग हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा? RX बना लेगा। ROH को SOCl2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। ROH को अगर हम SOCl2 के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो ये RCl, SO2 और HCl बनेगा। ये एग्जाम में आ सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात की गई। यूवी लाइट की प्रेजेंस में Cl2 का जब हम एडिशन कराते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं, तो क्लोरीन हमारा यहां पर या तो इनर कार्बन पर जाकर के क्या होगा? अटैच हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से यह केस बनाएगा। एक में प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहा है, एक में सेकेंडरी से जाकर जुड़ जा रहा है। इस प्रकार से ये 2 प्रोडक्ट बनाता है। फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से हम कैसे रिएक्शन कराते हैं जरा समझिएगा। ये एल्कीन है, इस पर HX का ट्रीटमेंट कराएंगे। ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक साइड में H हो जाएगा, एक में हैलोजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर हमने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता था बेटा? न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा आप किसी को ये ना पता हो
कि व्हाट यू मीन बाय न्यूक्लियोफाइल, तो फिर फाइल हो गई गड़बड़। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपल से जानिए, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जो किसको चाहता हो, जो प्रोटॉन को चाहता हो। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जैसे H प्लस आई माइनस में टूट जाएगा, तो I माइनस जो न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इस I माइनस का अटैक हम उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर कराएंगे जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, तो यहां जाकर के ये जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हैलोजन के एडिशन की बात करते हैं, तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो दोनों हैलोजन जाकर के दोनों जगह पर जुड़ जाएंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल है, देखो सिमेट्रिकल है दोनों जगह जुड़ गया, विसिनल डाइब्रोमाइड बना ले। अच्छा, एक चीज मार्कोनी भी एग्जाम में आ सकते हैं और ये भी एग्जाम में आ सकता है। यहां पर क्वेश्चन आएगा कि एथीन टू विसिनल डाइब्रोमाइड, क्या क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट एथीन इनटू विसिनल डाइब्रोमाइड या विस डाइब्रोमाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन ये वाली पूछी गई है, तभी आप इसे कर पाएंगे। हैलोजन एक्सचेंज में आइए, बहुत प्यारी रिएक्शन है बेटा। हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है, एक फिंकलस्टीन है, एक श्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो ये ऊपर वाली फिंकलस्टीन रिएक्शन दी गई, कहा गया कि एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर सोडियम आयोडाइड के साथ किया जाए तो आयोडीन इस हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, Ri बनाएगा और NaX बन जाएगा। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, MCQ में आ सकता है, यह क्वेश्चन आपका वन वर्ड में आ सकता है, यानी कि वन लाइनर में भी आ सकता है। तो इसलिए इसका बड़ा ध्यान रखिएगा। फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज दोनों अपने आप में बड़े खास रिएक्शन है। इसमें हम सोडियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट कराते हैं, आयोडीन से रिप्लेस कर लेते हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें मेटल फ्लोराइड यानी AgF SbF2 ये मेटालिक फ्लोराइड के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं और फ्लोरीन से हम इसे रिप्लेस करा देते हैं। अगर फ्लोरीन से किसी हैलोजन को रिप्लेस कराओगे, मेटालिक फ्लोराइड से ट्रीटमेंट कराकर फ्लोरीन से अगर रिप्लेसमेंट कराते हो तो श्वार्ट्ज है। एल्किल आयोडाइड के केस अगर आप लेते हो, उसमें आयोडीन से रिप्लेसमेंट कराते हो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो ये सोडियम आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड नहीं, सोडियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, यह भी हमारा आयोडीन से डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम दो हैलोजन एक्सचेंज पढ़ते हैं, एक सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में होता है और दूसरा मेटालिक फ्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, यानी कि एक में आयोडीन रिप्लेस करता है और दूसरे में फ्लोरीन रिप्लेस करता है। और ये जो रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट जैसी सिचुएशन बन रही है, ये दोनों कंडीशन हैलोजन एक्सचेंज के अंतर्गत आती है। हैलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन है, पहला आपने फिंकलस्टीन पढ़ा और दूसरा बेटा श्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो दो रिएक्शन इसमें आपको पढ़ा दिए गए। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन में, हैलोएरीन की प्रिपरेशन, अब देखिए इसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कंफर्म होते जा रहे हैं, दोनों में से कोई एक एग्जाम में आएगा, कंफर्म तय है, ठीक है। इधर आइए, हैलोएरीन की प्रिपरेशन जब हम कराते हैं तो यहां पर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ नेमिंग रिएक्शंस की भी बात है, तो नेमिंग रिएक्शन वही है जो उधर नाम लेकर के हम पढ़ रहे थे, वो नेमिंग रिएक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया कि अगर हमें टोल्यूइन दे दी जाए और हैलोजन का ट्रीटमेंट उस पर करा दें, तो ये डायरेक्ट आर्थो और पैरा पर हैलोजन जाकर के अटैच हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हैलोजनेशन भी कह सकते हैं। और हैलोजन के द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ किसी को हटाकर उसकी जगह पर चले जाना। दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन है, ये तो मतलब राजा है एकदम, ये रिएक्शन आप रट डालिए अगर आपको ना समझ में आए तो, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन आने की संभावनाएं रहती हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है, और ये रिएक्शन तो आगे बहुत यूज होगी क्योंकि डाइजोनियम की प्रिपरेशन यही है। हम कहते हैं कि अगर हमें एनिलीन दे दिया जाए, उस एनिलीन को NaNO2 + HX, इसे हम नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, क्योंकि H + X- में टूटेगा, ये Na + NO2- में टूटेगा, H + NO2 के साथ क्या होगा, HNO2 बनाएगा और NaX अलग हो जाएगा, यानी सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाएगा। तो हम कहते हैं एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर हम ऐसे करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाए, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो कहीं पर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये तो केस हो गई। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा उसको समझिएगा। अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाएगा तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है एल्किल हैलाइड्स कलरलेस है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कलरलेस। और इससे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इतने फैक्टर क्या हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत समझनी होंगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे, तो उसको प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का तो बनता ही है। दूसरा, एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ये बॉइलिंग पॉइंट का। एल्किल हैलाइड्स इस ऑर्डर में क्या होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। ये ऑर्डर एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान हो जाएं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये तीनों ये क्या दिए गए हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसी सिनेरियो कहीं पर आ जाए, अब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है, ये ब्रांच्ड है, ये हाईली ब्रांच्ड है। अगर हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाएं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगी, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी कम होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये तो इसकी कहानी हो गई। उसके साथ साथ डेंसिटी के बारे में आपने जान ही रहे हैं। डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एक फिक्स वॉल्यूम में बढ़ते जा रहे हैं तो उसका मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ओवरऑल सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो हैलोएल्केन होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि पानी में अगर हम डिजोल्व करने की बात करें तो वो बहुत कम पानी में डिजोल्व होते हैं, क्योंकि वह क्या है, वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होना चाहते हैं, यानी कि वह नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रीफर करते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनके अंदर डिजोल्व होने की क्षमता पाई जाती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि हैलोएल्केन के केमिकल रिएक्शन, फिर हैलोएरीन के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो मेनली इसमें 3 तरह के रिएक्शन। अब बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अब जो बताने चल रहा हूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हैलोएल्केन में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जरा सुनिए। पहला न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल। तो अब जरा देखो न्यूक्लियोफिलिक, पानी अंदर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है इसको जरा समझना। इसमें 2 रिएक्शन है, एक SN1 है, एक SN2 है। तो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन एग्जाम में आ सकते हैं। तो SN1 क्या होगा, SN2 क्या होगा, दोनों की मैकेनिज्म भी एग्जाम में आ सकती है। और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि यह हम आपको इसके पहले SN1 और SN2 दोनों पढ़ा चुके हैं। जब हमने नेमिंग रिएक्शन सीरीज पढ़ाई थी तो वहां पर SN1 SN2 दोनों रिएक्शन पढ़ाए जा चुके हैं, तो वहां से आप इसे देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी आप जानिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब जहां पर न्यूक्लियोफाइल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और किसी का सब्स्टिट्यूशन करा दे, तो उसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपका एक हैलोएल्केन दिया गया, इस पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट कराएंगे। हम जानते हैं यहाँ पोलरिटी है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पोलरिटी जनरेट होगी, बॉन्ड टूटेगा। ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैच हो जाएगा और X माइनस के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि न्यूक्लियो जो फाइल है वह जाकर सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी की जगह पर और वो हट जा रहा है। तो इसमें क्या है, SN1 और SN2 2 तरह के रिएक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। इन्हीं दोनों रिएक्शंस पर आज हम आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आ चुका है। देखो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो SN2 दिखाई दे रहा है बेटा, इसको जरा समझना, प्यार से समझना। अच्छा, यहां पर हमें क्या करना है, जो कार्बन लेना है वो 1 डिग्री हम ले सकते हैं। 1 डिग्री का मतलब चाहे उसके तीनों हाइड्रोजन हो या एक एल्किल ग्रुप लगा हो, और दूसरा हमारा ये हैलोएल्केन है तो हमने एक क्लोरीन लगा दिया। हम कहते हैं ये जो हमारे पास OH माइनस है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, इस OH माइनस का हम इस पर अटैक कराएंगे। ठीक है, SN2 रिएक्शन हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रीफर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो इसका मतलब वह SN2 रिएक्शन है, सॉरी SN2 रिएक्शन है। पहले हमने 1 बोल दिया था। SN2 जो है वो हमेशा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को प्रीफर करता है। हमने ये कहा कि OH माइनस का हम इस पर अटैक कराए,
जब OH माइनस का अटैक कराते हैं बेटा तो OH माइनस हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक नहीं करता। पूरा हमने स्पेसिफिक रीजन भी हमने बताया है इसका, उस वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। OH माइनस पीछे से जुड़ने लगता है, Cl बाहर निकलने लगता है, यह इंटरमीडिएट स्टेट होती है। और ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर बाद OH अटैच हो जाता है और Cl माइनस सेपरेट हो जाता है, और यहाँ ये जो रिएक्शन है इसे हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी SN2 कहते हैं। और जो ये SN1 है ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, इसलिए इसे बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। सेकंड स्टेट में चलते हैं, जो SN1 रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म जरा देख लीजिए। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसे ये देखिए, यह एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 में लिए थे, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है बेटा, इसमें OH माइनस का अटैचमेंट कराना है। अब तुम्हें पता होगा बच्चा के तीनों CH3 ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, ऐसी केस में जो इसमें Br लगा है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से यहां पर पार्शियल कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, Br आसानी से बाहर होगा, OH डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, इसलिए यहां पर किसी इंटरमीडिएट स्टेट की कंडीशन नहीं बन रही है, ये डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसे हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को लेते हैं, यानी कि 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ये किसके लिए, SN1 के लिए है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूं। और SN2 में क्या हो जाएगा, SN2 में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री मोर इफेक्टिव होगा SN2 के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप इस तरह से इसकी मैकेनिज्म बताएगी कि पहले 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, उस पर OH माइनस का हम अटैक कराते हैं, तो ये तो इसकी कहानी हो गई। ये दोनों आपको समझाया गया कि SN1 रिएक्शन क्या होता है, पहले CH3X फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, यानी कि ये आपको एल्किल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी दी गई है कि कौन किस में ज्यादा रिएक्शन अच्छा शो करेगा, वो बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलेंगे, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अब इसके बाद एक बात और आई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में। जैसे आपको याद होगा तो हमने मिरर इमेज के बारे में पढ़ते थे, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो उस कंपाउंड की मिरर इमेज क्या है, ठीक है, अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और अगर किसी की मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और उसी को हम एनेंसियोमर कहते हैं। एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है बड़ा प्यारा सा कि एनेंसियोमर किसे कहते हैं, तो ये भी एक कंडीशन बन सकती है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आ जाए तो आप ये ध्यान रखिएगा एनेंसियोमर किसे कहते हैं। और उसके बाद कायरलिटी के बारे में आपने पढ़ा था, कायरल कार्बन जानते ही हैं, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाए, ठीक है, कायरलिटी मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे ये हाथ देख रहे हैं, ये हाथ है, इसकी मिरर इमेज ये है, ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकते, अंगूठा बाहर चला गया, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। वही ये देखिए दोनों एग्जाम्पल समझाया गया, ये देखिए दोनों एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा मेन आपको दे दिया गया, इसकी इमेज ये बनी, इन दोनों को एक दूसरे पर ढकने का प्रयास किया, अंगूठा बाहर हो गया, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। ऐसे पैर का तलवा, अगर आप एक पैर ऐसे उठा लीजिए, उसको फोटो बनाइए, शीशे में देखिए और शीशे में जो इमेज आए उसको बराबर लगाइए, जब दोनों को एक साथ ले आएंगे तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका अंगूठा जो है वो इसके लास्ट वाली फिंगर के पास चला जाएगा और इसका अंगूठा इसके लास्ट पर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, और इनके अंदर कायरलिटी है। ये क्या है, ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। और जो सुपर इम्पोजिबल होती हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएंगे। और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज होती हैं उसी को हम एनेंसियोमर के नाम से जानते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। उसके बाद बेटा एक रिटेंशन, इन्वर्जन और रेशमाइजेशन। ये देखो, ये जो रिटेंशन का पार्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ये क्या है, रिटेंशन किसे कहते हैं, रेशमाइजेशन, इन्वर्जन किसे कहते हैं, इस पर विचार कर लेते हैं। रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पर डायरेक्ट अटैक करते हो,
यानी जिस सिचुएशन में वो है अगर उसी पर आपने अटैक करके प्रोडक्ट बनाने का काम किया तो उसे हम रिटेंशन कहते हैं। जैसे ये आपको कंडीशन से ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा। जैसे ये मान लो एक कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड पर आपने यहां से देखिए ये जो कंपाउंड है इस पर हम Y का अटैक करा रहे हैं। अगर Y का अटैक कराए और Y डायरेक्ट X को रिप्लेस करके जाकर Y जुड़ गया तो ये जो A प्रोडक्ट बना ये रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर इसकी मिरर इमेज, यानी पहले इसकी मिरर इमेज ले ले, उस मिरर इमेज पर Y का अटैक कराए, देखिए मिरर इमेज पर Y का अटैक कराए तो ये इन्वर्जन कहलाएगा। लैटरल इन्वर्जन 180 डिग्री से घुमा देते थे, वही अगर इसकी मिरर इमेज पर हम Y का अटैक कराएं तो ये इन्वर्जन होगा। और अगर हम रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ कंसीडर कर लें तो वो रेसमाइजेशन होगा, या उसे हम रेसमिक मिक्सचर के नाम से जानेंगे। ये तो यहां तक की कहानी हो गई। ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, रेसमाइजेशन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक बात और इसके अंदर आता है शॉर्ट नोट में, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर जब आप न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराए थे उस दौरान हमने देखा था कि वहां पर डायरेक्ट अटैक हो गया और उसके स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब आप 1 डिग्री यानी जो सिंपल एल्किल हैलाइड है उस पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट आपने कराया तो वहां पर रिपल्सन होना शुरू हो गया, क्योंकि एक प्रॉपर गैपिंग के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि ढेर सारे बॉन्डेड हो गए थे। तो जो आपके इधर के हाइड्रोजन थे वो पलट करके इस साइड हो जाते हैं, उसी को हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे छाता आप लिए हो, लेकर जा रहे हो, अचानक आंधी आ जाए, छतवा का होता है, उलट जाता है ना, तो वही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले केस में हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आया उसको जरा देख लेते हैं। ये दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन को हम अगर समझें तो कैसे समझेंगे, जरा देखिएगा। ये हमारे पास एक एल्किल हैलाइड दे दिया गया। इस एल्किल हैलाइड में हमारे पास जो हैलोजन है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो हैलोजन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा तो ये X माइनस बनाएगा, यहां पर क्या आएगा प्लस। अल्फा कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अनस्टेबल हो गया। इस प्लस को फुलफिल करने के लिए इस कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई हुआ। जब इधर सप्लाई होगा तो ये कहां से लेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर H प्लस में बाहर निकल गया। ये प्लस और ये माइनस आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया। यहां से X माइनस, वहां से H प्लस और X माइनस मिलकर के HX बना सकता है, या किसी बेस के अटैक की वजह से ऐसा हुआ तो BH हो गया। यहां से हमें मिला क्या? एल्कीन मिल गया। यहां से बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें एथाइल क्लोराइड दे दिया जाए और उससे एथीन बनाना हो तो बना सकते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं बना पाओगे? एथाइल क्लोराइड से एथीन बनाना है तो एथाइल क्लोराइड यहां ले लो, एथीन इधर बना सकते हो। तो इसमें HX का रिमूवल एक तरह से हम करा सकते हैं। उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, मेटल से हम कैसे रिएक्शन कराएंगे? सबसे पहले है कि ये एल्किल हैलाइड है, इसका ट्रीटमेंट मैग्नीशियम से करा दें। तो मैं मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो पहला है कि मैग्नीशियम से अगर ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होगा, सोडियम से कराएंगे तो क्या होगा। अगर मैग्नीशियम से ट्रीटमेंट कराएंगे बेटा तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, GR जिसे कहते हैं, CH3CH2Br + Mg। अब जरा ध्यान से सुनना, जो समझ जाए, Mg हमारा Mg2++2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। ठीक है, और यहां से ये CH3CH2+ और Br- में टूट जाएगा। यह Br- Mg के साथ मिलकर MgBr बना सकता है। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि जो CH3CH2 यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया। MgBr के साथ मिलकर MgBr बना सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर MgBr के साथ मिलेगा तो MgBr2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो CH3CH2 है उस पर क्या है, प्लस है, और Mg पर भी प्लस है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया CH3CH2 ने, तो उसका प्लस क्या होगा, खत्म कर रहे हैं ना हम। और उसके बाद हमने Mg का 1 + Br के 1 - से न्यूट्रलाइज किया,
और न्यूट्रलाइज करने के बाद अब हम अटैक इस पर कराएंगे और Mg जा करके इससे जुड़ जाता है, क्योंकि Mg पर अभी एक प्लस है और ये जो R माइनस में टूटेगा, ठीक है, जैसे ये CH3 CH2 प्लस और Br माइनस है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो गेन करने के बाद इस पर माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आएगा तो Mg के साथ आसानी से जुड़ जाएगा और ये जो बना है इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, Gr कहते हैं। किसी को अगर ये बात समझना है कैसे बना तो समझो मत, अब याद कर लो, ठीक है, अब वक्त नहीं बचा है समझने और मिलने का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हाइड्रोलिसिस करा दे तो ये टूटेगा R माइनस MgX प्लस में, H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में, R माइनस MgX प्लस में, तो ये जो H प्लस है वो R के साथ जाकर RH बना लेगा और ये MgOHX बना लेगा। उसके बाद उर्ज रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में आने की संभावना है बरकरार बनी है, कई सालों से आ भी रहा है, खूब धड़ल्ले से निपटा भी रहा है कई सालों से। देखो उर्ज रिएक्शन क्या कहता है, कहता है कि अगर एल्किल हैलाइड 2 मोल हमें दे दिया जाए तो 2 मोल एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट अगर 2 मोल सोडियम के साथ करा दे तो ऐसी केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो RR बनेगा प्लस 2NaX हो जाएगा। इसे हम उर्ज रिएक्शन कहते हैं। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, बहुत जानदार रिएक्शन है, इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम हैलोएरीन के रिएक्शन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट रेजोनेंस इफेक्ट दिया गया। आप जानते हैं कि ये क्लोरीन क्या है, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो रिंग को जब यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो आर्थो और पैरा पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर आर्थो और पैरा पर निगेटिव आएगा तो ऐसी मतलब क्या हुआ, किसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल का कभी भी अगर अटैक कराना हुआ तो वह आर्थो और पैरा पर ही अटैक हो पाएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है तो वह मेटा पर होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज CX, यानी कि यहां पर 2 बातें लिखी गई कि अगर मान लो रिंग से हैलोजन जुड़ा है यानी हैलोएरीन है तो वहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा उसका अल्फा कार्बन, और जो हैलो एल्केन होगा उसका अल्फा कार्बन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं है। हम यहां से क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए कितनी प्यारी चीज पढ़ाने चल रहे हैं। ये जो पोर्शन है बड़ा अच्छा है, यहां से हम NaOH का ट्रीटमेंट इसके साथ कराएंगे। ये हैलोएल्कीन है, NaOH का ट्रीटमेंट कराएंगे, Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस Cl के साथ NaCl बना लेगा, OH यहां पर अटैक कर जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आपका स्थान लेने में उसे ज्यादा समय नहीं देना होगा। वही केस OH माइनस की थी, OH माइनस ने Cl माइनस को आसानी से रिप्लेस किया और फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया। अगली केस आप देखिए, NaOH है, यहाँ NO2 भी है, OH Cl भी है। इसे समझना, Cl क्या कर रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी कि Cl रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और NO2 इधर से खींच रहा है। समझ में आया, यानी कि ये इसको दे रहा है और ये इसी से खींच रहा है, और NaOH के कांटेक्ट में जब आता है तो कौन टूटेगा, जो इसको दे रहा है। यहां पर पोलैरिटी ज्यादा है क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन अटैक मार रहा है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास अटैक मारेगा तो वहां डेल्टा इन की वैल्यू कम है, तो OH यहां अटैक किया तो यहां से ये ब्रेक होगा और OH ऊपर चला गया, NO2 को लगा रहने दिया गया। दूसरे स्टेप में 2 NO2 ले लिया तो रिएक्शन और फास्ट हो गई, रिएक्शन फास्ट हुई इसलिए हमने टेम्परेचर यहां पर क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तीसरे स्टेप में आप देखिए, हम वार्म करके हीट कर रहे हैं, यहां पर 3 NO2 ले लिया, यानी खींचने वाले ग्रुप ज्यादा हैं, तो ऐसी केस में Cl आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जिससे कनेक्टेड है अगर उसके पास ही कुछ नहीं है तो हम क्यों उसके साथ जुड़े रहेंगे। सिंपल सी कहानी ये, ठीक है। इस प्रकार से मैकेनिज्म हो गई इसकी। अगले नंबर पे आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल आता है, और इसके तो खास चीज ये है कि इस पर अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे की 4-5 रिएक्शन हर चैप्टर के समझिए क्लियर है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रोफाइल किसी पर अटैक मार रहा है तो कैसे मारेगा, कैसे मारेगा। कहें ये हैलोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देगा, तो रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो रिंग के आर्थो और पैरा पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा किसी भी रिंग पर कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जहां पर निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है तो हमेशा उस जगह पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इसीलिए वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया, यानी कि आर्थो और पैरा पर जाकर जुड़ सकता है। अगला है हैलोजनेशन, बहुत प्यारा रिएक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना अगर आपको आ रहा है तो आप सारा काम कर जाएंगे। कहा गया एनहाइड्रस FeCl3 लिया गया और ये Cl2 है, हमें ये हैलो
ये क्लोरोबेंजीन है, इस पर Cl2 का एडिशन कराना है। ये हमारे पास एनहाइड्रस FeCl3 है। एनहाइड्रस FeCl3 इसके Cl को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और FeCl4 माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, FeCl4 यानी FeCl3 को ये Cl आसानी से खींच लेगा और FeCl4 बनाएगा। अब जब FeCl3 को अगर इस Cl ने ले लिया तो FeCl4 हो गया। ऐसी सिचुएशन में ये जो Cl प्लस, ये जो Cl टूटेगा Cl प्लस Cl माइनस में टूटेगा और ये जो इसका Cl माइनस है वो इसके पास चला जाएगा, FeCl4 बनाएगा। जो Cl प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है और वो जाकर के आर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। ये देखिए आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे। पैरा पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि यह मेजर प्रोडक्ट है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पहले भी आपको बताते हैं, जैसे घर के ये दो सदस्य हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे मम्मी और उनका एक छोटा बच्चा, कोई मान लो ऐसा एग्जाम्पल आप समझिए, एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा हो, अगर उसकी माँ कहीं बाहर जा रही सब्जी लेने चली जाती हैं तो एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल ये हुआ कि उसकी माँ अपने छोटे से बच्चे को पड़ोस वाले के घर दे देती हैं, कहते हैं इसको रखे रहिएगा, अभी इनके पापा आ रहे हैं, लिवा जाएंगे। अब समझिएगा ये Cl दो पार्ट में टूट गया, Cl प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस पड़ोस वाले के घर चला गया और जो Cl प्लस है वो जाकर अटैक मारा। जब यहाँ अटैक मारा तो यहाँ कौन है, पापा यहाँ है। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन घर आया पड़ोसी के यहाँ गया, चाबी मांगा तो बच्चों को पा गया, क्योंकि उन्हीं का तो बच्चा था, तो वहां से वो HCl बना लिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को अंजाम दे सकते हैं। और देखिए खास बात तो ये है, अपना कैटलिस्ट अपना ही है, वो वही रह गया, उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। नाइट्रेशन में NO2 आप ध्यान रखिएगा। अब एक बात याद रखें, जो बच्चे नए हैं, नए का मतलब जो अभी शुरू किए हैं, एग्जाम से 4-5 दिन पहले जिनको समझ में आया कि पढ़ना जरूरी है या पढ़ना मजबूरी है, अगर ऐसी सिचुएशन में आप जी रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, अभी भी हम आपके साथ हैं। इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन में NO2 याद कर लीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा। आप NO2 आप अगर सोचे कि हम निकालना सीखें तो बेटा इतना आसान नहीं, कोर सब्जेक्ट आपने कंसीडर किया। यहां से क्या होगा, HNO3 से NO2 प्लस, यह इलेक्ट्रोफाइल है, आप याद रखें। नाइट्रेशन में जैसे HNO3 तोड़ेंगे, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। जब HNO3 को तोड़ेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा कि NO2 अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, तो OH माइनस NO2 प्लस, तो NO2 प्लस क्या हो गया, यह इलेक्ट्रोफाइल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर का रिमूवल करता है। NO2 जाकर अटैक मारेगा आर्थो और पैरा पर, वहां पर हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यहां पर जो OH रिमेनिंग होगा, क्योंकि OH माइनस NO2 प्लस में टूट रहा है, तो वह OH इस आर्थो और पैरा से निकले हुए H प्लस के साथ H2O बना लेता है और NO2 का आसानी से अटैक हो जाता है। जहां पर एक बार आर्थो और एक बार पैरा की कंडीशन बनती है, तो ये आर्थो नाइट्रो की कंडीशन हो गई, पैरा की हो गई, ठीक है। सल्फोनेशन में SO3H याद रखें, एरो पर कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट लेनी है। SO3H यह एक इलेक्ट्रोफाइल है और इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हम कहां पर कराएंगे, आर्थो और पैरा कंडीशन पर करा देंगे। SO3H पैरा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि वहां पर रिपल्सन कम होता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट में दो तरह के रिएक्शन है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। एल्काइलेशन में ये CH3Cl है, आपको सिंपल सी कहानी पढ़नी, ये Cl इनके पास चला गया AlCl4- बनाने, ये CH3 प्लस हो गया। CH3 प्लस इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैन बी अटैक्ड कहां पर, ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। आर्थो और पैरा पर हम इसका अटैक कराएंगे क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ऐसी सिचुएशन में आर्थो और पैरा दो कंडीशन ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इसलिए CH3 प्लस हमारा आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा और दो प्रोडक्ट बना लेगा। इस प्रकार से पैरा मेजर होगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl जो दिया गया, यह एसाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो CH3C डबल बॉन्ड O जो दिया गया ये एसाइलेशन है। इसको ब्रेक करेंगे, Cl फिर इसके पास चला जाएगा, AlCl4- बनाएगा और CH3C डबल बॉन्ड O प्लस होगा। यह ग्रुप हमारा एक बार आर्थो पर एक बार पैरा पर जाकर अटैक हो जाएगा और इस तरह से क्लोरोएसिटोफिनोन का फॉर्मेशन करेगा और जो पैरा वाला है वो मेजर दिख रहा है। इस प्रकार से हम माइनर मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब इसमें आ गया रिएक्शन विथ मेटल। देखिए ये दोनों रिएक्शन भी बहुत जानदार है, क्यों, क्योंकि इसमें जो थर्ड वाले में उर्ज फिटिक रिएक्शन है और फिटिक रिएक्शन है। उर्ज फिटिक क्या है, अगर 1 मोल एल्किल हैलाइड और 1 मोल एरिल हैलाइड ले लें और यहां से 2 मोल सोडियम ले लें,
एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को अगर हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएगा और ये जो R है वो बेंजीन रिंग से जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, एल्किल बेंजीन बना लेगा। यह उर्ज फिटिग रिएक्शन कहलाता है, एग्जाम में धड़ल्ले से आता है। उसके बाद फिटिग है, फिटिग में क्या करते हैं, 2 मोल एरिल हैलाइड लेंगे, ये क्या है, एरिल हैलाइड लेंगे और उसके साथ 2 मोल सोडियम का ट्रीटमेंट कराएंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रोडक्ट डाईफेनाइल बन जाएगा जैसे बना हुआ है, यह क्या कहलाएगा, यह फिटिग रिएक्शन कहलाएगा। ऐसे करके हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास एक पॉली हैलोजन कंपाउंड्स लास्टली आता है। इस पॉली हैलोजन कंपाउंड में सबसे पहले मेथाइलिन क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, डीडीटी है। इस तरह के तमाम फैक्टर्स इसमें दिखाए गए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ड्रग्स के रूप में, फिनिशिंग, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप भली बात जानते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 को कहते हैं और आपको पता है कि अगर मेथेन का क्लोरीनेशन करा दें तो उससे क्लोरोफॉर्म बनता है, 3 मोल क्लोरीन का एडिशन कराना होता है, तो क्लोरोफॉर्म इसकी बात हो गई। हाँ, ये आप जरूर याद रखिएगा, CHCl3 में O2 का ट्रीटमेंट कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में तो फॉस्जीन बनता है और फॉस्जीन COCl2 को कहते हैं। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो जो गैस बनती है वो फॉस्जीन है, तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला केस आता है आइडोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के पास आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म किसे कहते हैं, CHI3 को आइडोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का ये जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में आएगा, ये वाला CHCl3+O2 वाला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी कि ये फॉस्जीन गैस जो बनती है, ये एग्जाम में आया है, कई बार आया हुआ है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होगा या फॉस्जीन की प्रिपरेशन लिखिए, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। CHCl3+O2 लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मूला एग्जाम के दौरान एकदम खटाक से मिस होता है, इसलिए फॉर्मूले पर गौर रखिएगा। उसके बाद देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको एक बार आप रैंडमली पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे इसमें से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कभी कभार इसमें क्वेश्चन आता है, ये केस बेस्ड स्टडी टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेयॉन के बारे में आप जानते होंगे, CFC के बारे में आपने सुना होगा, ओजोन डिप्लीशन की जानकारी होगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है, CFC का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन है, फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मेथेन इथेन का यह कलेक्टिव कंपाउंड्स होता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ओजोन लेयर डिप्लीशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। योगदान का मतलब समझ गए होंगे, अपोजिट सेंस में कह रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में हम DDT पर आते हैं। तो DDT ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉली हैलोजन कंपाउंड का। एक फॉस्जीन और एक DDT, ये 2 सवाल एकदम हर साल आ रहे हैं, समझिए। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो कहाँ हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये DDT का फुल फॉर्म है। और ये DDT का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है और साथ ही साथ ये DDT का स्ट्रक्चर, ठीक है। DDT पहले मच्छर मारने की दवा बनाई गई थी, बाद में इससे इंसान भी मरने लग गए, यानी कि मनुष्य के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ा। इस वजह से DDT बहुत सारी जगहों पर क्या हो गई, बैन हो गई है। तो DDT का जो पूरा चक्कर है कुछ इस प्रकार से है। और मच्छर तो नहीं मरे, बाद में मच्छरों ने समझा कि ऐसी DDT तमाम आई और चली गई, तो मच्छरों के ऊपर खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, फंस जाएगा तो 1 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी बात आप ध्यान रखें, एक बार रफली रैंडमली आप इसे चाहें तो पढ़ लीजिएगा, इसका यूज क्या है, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, चैप्टर बहुत शानदार है। इस चैप्टर से कोई बहुत मतलब एकदम जादुई तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है वो फंसा देता है, इसलिए थोड़ा सा रिएक्शंस पर फोकस करके रखिए। और आपको जो नेमिंग रिएक्शन इसमें थे वो हमने बता दिए, जैसे कि आपसे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन आ सकता है, एंटी मार्कोनी आ सकता है ना। मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, खरास उसी को कहते हैं, वो तो 11th में पढ़े थे। उर्ज रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। उर्ज फिटिग आ सकता है, फिटिग रिएक्शन आ सकता है, सैंड मेयर आ सकता है। सैंड मेयर के बाद अगर हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपने हैलोजनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
ठीक है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अच्छे हैं। SN1 SN2 रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इतने रिएक्शन हैं। एलिमिनेशन से जनरली कन्वर्जन पूछा जाता है, तो ये आपको अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सेव करके रखिए। और हम तो कहेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर एक फ्लो चार्ट बना लें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका PYQ लगाएंगे, जो बात हम आपको बता रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में जितनी भी बातें अभी हम आप डिस्कस किए, अगर आपको ऐसे तैयार है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं, आप परेशान नहीं होइएगा। एक बार PYQ जरूर देख लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। NCERT आपकी बस इतनी पर्याप्त है जितनी हमने आपको पढ़ा दी है। बस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं कि ये आ सकता है या आएगा या इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, तो आप उन क्वेश्चंस को सच में पढ़ करके जाइएगा। अफसोस नहीं तो बाद में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारी बात पर गहनता से ध्यान दीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, 1 मिनट के अंदर हम वो आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बात होगी वो NCERT कंठस्थ सीरीज का अगला पार्ट है, जहां पर हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यानी अगली क्लास के लिए तैयार रहिए, जहां पर हम मिलेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।